हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेल क्या होते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और इनके क्या क्या काम है। ये सभी जो है हमें इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या है। ये सेल हमारे वो सेल नहीं है जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हो, हमारी घड़ियों के सेल, हमारे रिमोट्स के सेल। ये वो वाले सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं। जो हम देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं। यहाँ पे हम जो है वो बायोलॉजिकल सेल्स की बात करेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स ले लो, उनकी बॉडी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है। हर बॉडी जो है वो छोटी छोटे पार्ट्स से मिलके बनी होती है। उन सबसे छोटी यूनिट को, किसी भी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को, किसी भी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट है उस छोटे पार्ट को हम सेल बोलेंगे। ये जो है ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आइज से हम इनको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप्स आपको पता है क्या होता है। छोटी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। किसी भी लिविंग बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब कि जो लिविंग बॉडीज़ हैं वो जो सबसे छोटा पार्ट होता है उनके अंदर, उसको हम सेल्स बोलते हैं। You have already learned that the things around us are either living or non-living। हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या तो फिर नॉन लिविंग है। लिविंग का मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जिनमें जान नहीं होती। लिविंग थिंग्स में हमारे आसपास के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे फर्नीचर आ जाएंगे, हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। इसके अलावा हमें ये भी पता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं। जैसे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी की सभी चीज़ें जो है वो सांस लेती हैं। ऐसी कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है जो सांस ना लेती हो। वो सभी के सभी चीज़ें जो है वो खाना खाती हैं। वो सभी की सभी चीज़ें जो है वो ग्रोथ करती हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि सभी लिविंग थिंग्स जो है वो कैरी करते हैं, जो कि वो शो करती है। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? आप क्या उन सभी फंक्शंस के बारे में बता सकते हो? 2-4 मैंने आपको बता भी दिए कि सभी सांस लेते हैं, सभी खाना खाते हैं, सभी ग्रोथ करते हैं। ऐसे और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप लिख सकते हो। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अब ह्यूमन बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, किसी भी एनिमल की बॉडी में हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी में अलग से पार्ट है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे पास बोलने के लिए माउथ है। अगर हम सुन रहे हैं तो सुनने के लिए हमारे पास कान है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो हम नोज़ की हेल्प से लेते हैं। हमारे पास लंग्स हैं जहाँ पे हमारे एयर स्टोर होती है जाके, ब्रीथिंग वाली। तो हमारे बॉडी में हर काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में हम ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को जानेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी में जो है हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जो है वो ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन आगे छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होता है। उसकी जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम सेल बोलते हैं, और उसी के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में रीड करना है। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि जो सेल होता है वो किसी भी बॉडी के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। वो सबसे छोटी चीज़ होता है। सेल में भी कंपेयर टू द ब्रिक्स। सेल्स को हम जो है वो ईंटों की तरह जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी दीवार को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी बॉडी को बनाने के लिए जो है वो हमें सेल्स की ज़रूरत होती है। जैसे ईंटों के बिना दीवार नहीं बन सकती, वैसे ही जो है वो सेल्स के बिना कोई भी बॉडी जो है वो नहीं बन सकती है। दीवार बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो है वो ईंट ही है। ईंटों को जोड़ जोड़ के हम कितनी बड़ी दीवार बना सकते हैं। ऐसे ही किसी भी बॉडी की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल्स होती हैं। सेल्स को जोड़ जोड़ के हम जो है वो आगे टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आपस में जुड़ के ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स आपस में जुड़ के जो है वो बॉडी बना देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी की जो है वो बेसिक यूनिट होती है। उससे जो है वो लिविंग बॉडी जो है वो बनती है। जैसे कि हमारी दीवार जो है वो ईंटों से बनती है।
bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी का मतलब होता है कि इसका सेल को सबसे पहले किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुकी इन 1965 ऑब्जर्व द स्लाइसिस ऑफ कोक अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो सबसे पहले जो है वो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आता भी होता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन। तो सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुकी ने की थी इन 1665। उन्होंने कैसे इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने जो है वो एक कॉर्क की हेल्प से कॉर्क की स्लाइसिस को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। अब कॉर्क क्या होता है, पुराने टाइम में जो बोतलों को बंद करने के लिए ढक्कन आते थे वो प्लास्टिक के नहीं बने होते थे, वो लकड़ी के गुटके टाइप के होते थे। लकड़ी के ऐसे गुटके से बने होते थे, उनको जो है वो बोतल के मुंह में डाल देते थे, तो उन्हीं को हम गुटकों को जो है हम कॉर्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुकी ने कॉर्क की जो है पतली पतली स्लाइसिस लेके उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा था। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क जो है वो लकड़ी का बना होता है, जिसके कारण वो एक ट्री का हिस्सा है। ही टुक द थिन स्लाइसिस ऑफ द कॉर्क एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने जो है वो पतली पतली स्लाइसिस लिए कॉर्क के और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस और द कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइसिस। जब उसने उसको नोटिस किया तो उसको अंदर ऐसे छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस नज़र आए। आप इस पिक्चर में देखो, आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको पूरी पिक्चर में। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं यही सेल्स हैं, इन्हीं को हम सेल्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपस में कंबाइन होके जो है वो पूरा कॉर्क बना हुआ, पूरी लकड़ी की स्लाइस बनी हुई है। लेकिन ये जो सेल्स थे ये सारे के सारे डेड सेल थे, क्योंकि लकड़ी जो है वो सूख चुकी थी। जब उसको काटा गया था तो लकड़ी सूख जाने के कारण ये जितने भी सेल्स थे ये सारे डेड सेल थे, कोई भी लिविंग सेल नहीं था। और अगर हमें लिविंग सेल्स देखना है तो हमें जो है वो लिविंग थिंग्स की बॉडी के पार्ट को जो है वो ऑब्जर्व करना होगा। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी सेल्स की वो जो है वो डेड सेल्स की डिस्कवरी हुई थी। रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स थे, वो लिविंग नहीं थे, क्योंकि लकड़ी जो है वो सूख चुकी थी। दीज बॉक्सेस आर अपीयर लाइक अ हनी कॉम्ब। ये जो है वो एक जाल की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे कि हमारा छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वैसा नजर आ रहा था। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल और पार्टीशन। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हर बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से जो है वो एक पतली सी वॉल की हेल्प से जो है वो अलग हो रहा है। हुकी कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उसने हर बॉक्स को, हर छोटा छोटा जो बॉक्स था उसको सेल के नाम दिया, तो जिससे कि सेल की डिस्कवरी हुई। व्हाट हुकी ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और द सेल इन द कोक वर एक्चुअली द डेड सेल। जो भी उसने ऑब्जर्व किया था वो जो सेल्स थे वो सारे के सारे डेड सेल्स थे। Cells of the living organisms could be observed only after the discovery of the improved microscopes। जो उसके बाद जो सेल्स के बारे में और ज़्यादा रिसर्च होनी शुरू हुई, उस टाइम जो है वो 1665 में हमारे पास इतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जो कि लिविंग थिंग्स के जो है वो सेल्स के बारे में हमें बता पाते। तो धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज़ होती गई, हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है वो अच्छे वाले आने शुरू हो गए, जिसके कारण हमने जो है वो सेल्स को और अच्छे से जानना शुरू किया। Cells of the living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। जब हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए तब जो है वो हम लिविंग सेल्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाए। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर द रॉबर्ट हुकीज ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुकी के ऑब्जर्वेशन के 150 सालों के बाद तक भी हम जो है वो सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए थे। हमें सेल के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, क्योंकि उस टाइम हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा एडवांस नहीं थी, हमारे पास इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे कि हम सेल्स के बारे में ज़्यादा जान पाएँ। We know a lot about of cell structure and its function because improved microscope having high microscope। फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई हमने अच्छे माइक्रोस्कोप बनाए, ऐसे माइक्रोस्कोप बनाए जो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बड़ा करके दिखा पाते थे, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अच्छे होते चले गए हम जो है वो सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में जो है वो ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करने के काबिल बन सके।
नेक्स्ट है हमारे पास द सेल। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ईंटें होती हैं, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स होते हैं। दोनों को हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास एक दीवार है। इस दीवार को बनाने के लिए जो है वो हमें ईंटों की रिक्वायरमेंट है। हमने ईंटों को आपस में जोड़ा तो हमारे पास ये पूरी दीवार बनी। तो ये इस दीवार को बनाने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो हमारे पास ईंटों की थी। सेम आप इधर देखो, इधर हमारे पास ये अनियन पील है, मतलब कि प्याज का छिलका है। उसमें भी जो है अगर उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें हमें ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो ये जो है ये सेल्स होते हैं अनियन पील के, अनियन के छिलके के जो सेल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ईंट दीवार बनाने के लिए ईंट है, वैसे ही किसी भी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल्स होते हैं। इन दोनों को ही हम किसी भी स्ट्रक्चर का जो है वो बेसिक यूनिट बोलते हैं। बेसिक यूनिट वो होगा जो सबसे ज़रूरी होता है। जैसे ईंटों के बिना दीवार नहीं बन सकती, इसलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाएगा। मतलब कि दीवार बनानी है तो ईंट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही अगर हमें लिविंग बॉडी बनानी है तो हमें सेल तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे दीवार बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत है, वैसे ही किसी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए हमें सेल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम इनको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। द बिल्डिंग through build of similar bricks having the different design, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but they are made up of the cells. जैसे ईंटों की हमारे पास अलग अलग शेप और डिज़ाइन हो सकते हैं, वैसे ही जो हमारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग शेप के सेल से बने हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी में सेल तो होंगे ही होंगे। कोई भी लिविंग बॉडी हो सकती है वो बनी सेल्स से ही होगी, लेकिन ये पॉसिबल है कि उसके सेल्स की शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है, लेकिन सेल तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। Cells in the living organism are complex living structures unlike the non-living bricks। लेकिन जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसने ही जो है वो बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करनी होती है। तो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। A hen's egg can be seen easily. It is a cell or a group of cells। तो जो हमारा मुर्गी का अंडा होता है उसको हम आसानी से देख पाते हैं, क्या वो सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो हमारा एक सेल होता है, वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। द एग ऑफ ए hen represent a single cell and it is big enough to be seen by the unaided eyes। unaided eyes का मतलब होता है कि आंखों में कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्ड आइज मतलब कि नंगी आंखों से भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है और उनका साइज जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। उसके रिगार्डिंग हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज द माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं सेल के बारे में? वो जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। तो वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो सेल्स की स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, जिस पार्ट की उनको स्टडी करनी होती है उस पर डाई डाल देते हैं। डाई डालने से उसका कलर आना शुरू हो जाता है, फिर वो कलरफुल हो जाता है। हम उस पर किसी ना किसी कलर की डाई डाल देंगे तो उसका वो वाला पार्ट जो है वो कलरफुल हो जाएगा, जिसके कारण हम उस कलर्ड पार्ट को आसानी से जो है वो डिटेल में स्टडी कर पाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। There are million of living organisms, they are of different shapes and size। यहाँ पर हमारे जो अर्थ है उसमें काफ़ी तरह के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उनका they are of different shape and size। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज़ के हैं। हमारी धरती पे छोटे से छोटा प्राणी भी मिलता है और बड़े से बड़ा प्राणी भी मिलता है हमारी धरती पे। तो हमारी
धरती पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज़ के हैं। देयर ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी इन शेप साइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स। सिमिलरली उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी जो है वो अलग अलग शेप साइज और नंबर ऑफ सेल्स के हैं। जैसे कि अगर छोटा कोई जानवर है, फॉर एग्जाम्पल चींटी है, तो उसका माउथ भी छोटा होगा, उसके सारे बॉडी पार्ट्स भी छोटे होंगे, मतलब कि उसके सारे ऑर्गन्स भी छोटे होंगे। अगर हम हाथी की बात करें तो उसके सारे ऑर्गन्स भी बड़े होते हैं, उसका मुंह भी बड़ा होता है, उसके कान भी बड़े होते हैं, तो उसके सारे ऑर्गन्स भी बड़े होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के एनिमल्स मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट, जिसके कारण उनका जो ऑर्गन्स है उनका साइज और शेप जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। सबसे पहले जो है वो हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप किसी ट्री में गैस कर सकते हो कि उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट हैं? क्या आप किसी हाथी में गैस कर सकते हो कि उसमें कितने सेल्स होंगे? द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियंस। आप ये गैस भी नहीं कर सकते, उसमें जो है वो बिलियन ट्रिलियंस की काउंटिंग में जो है वो सेल्स प्रेजेंट होंगे। The number runs into the billion and trillions. Human body has the trillion of cells which vary in shapes and size. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे तो उसमें जो है वो और भी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सबकी शेप सेम होगी, वो सभी सेल्स जो है वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन एंड अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। यहाँ पे बताया गया कि बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन को हम जो है वो बिलियन बोलते हैं और 1000 बिलियन को हम ट्रिलियन बोलते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 1000 बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है आपको कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स कम हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द ऑर्गेनिज्म विद द बिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज द सिंगल सेल्स विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले आज ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारी जो लाइफ होती है, ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है, वो उसकी स्टार्टिंग सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है। जब हम फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जब बच्चे पैदा होना शुरू होता है तो वो एक फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में होता है और एग में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की भले वो मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है वो यूनिसेलुलर से ही होती है। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो बर्थ होता है वो सिंगल सेल से ही होता है, बाद में वो धीरे धीरे कम्प्लेक्स होता रहता है। तो ह्यूमंस भी जो है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से ही बने हैं, उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स बनते जाते हैं जैसे जैसे वो डेवलप होते रहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, भले उसमें आज बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हो, लेकिन उसकी जब लाइफ शुरू हुई थी तो उसमें जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल था जो कि फर्टिलाइज्ड एग था। द fertilized egg cells multiplies and the number of cell increase as the development process। तो ये fertilized egg जो कि स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होता है, ये जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसके कारण इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं और उसमें डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। लुक एट द फिगर 8.3। ये फिगर्स देखिए, ये फिगर जो है वो अमीबा एंड पैरामीशियम है। ये दोनों ही जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल्स।
द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द यूनिसेलर। ये भी आपको याद रखना है कि यूनिसेलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, उसको हम यूनी बोलेंगे। जिनमें एक से ज़्यादा होता है उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यहाँ पे अमीबा एंड पैरामीशियम दो एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों ही जो होते हैं ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों जो है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं है, जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फंक्शंस करने के लिए। जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुंह है, सांस लेने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, ऐसा इनमें नहीं होता। इनका एक ही पार्ट होता है और वही जो है वो हर चीज़ को परफॉर्म करता है। वहीं से वो खाते भी हैं, वहीं से वो पीते भी हैं, वहीं से वो सांस भी लेते हैं। मतलब कि उसको जो भी काम करना है सिर्फ एक पार्ट ही उसका काम करता है, क्योंकि वो उसमें होता ही सिर्फ एक पार्ट है, इसीलिए हम उनको यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organisms perform। अब ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जो हम परफॉर्म करते हैं। जितने फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं ये भी सारे के सारे वह फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि हमारे पास सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। ये जो है ये सभी फंक्शन सिर्फ एक ही जगह से परफॉर्म कर लेता है। करता ये भी सारे फंक्शन परफॉर्म है, लेकिन इनमें डिफरेंट ऑर्गन नहीं होते हैं। ये एक ही पार्ट से सभी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रिएट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। Similar functions in the multicellular organisms are carried out by the group of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form the organs। तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको, जो है वो सांस भी लेते हैं, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर भी निकालते हैं, ग्रोथ भी करते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेम जो है वो मल्टी सेलुलर भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में जो है वो हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि उनमें मल्टी सेलुलर्स होते हैं। तो सबसे छोटे किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनते हैं टिश्यू। सेल्स जुड़ के आपस में टिश्यू बन जाते हैं और टिश्यू आपस में जुड़ के हमारे पास ऑर्गन बन जाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में जुड़ के हमारे पास बॉडी बनती है। सबसे छोटी यूनिट सेल। सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बॉडी बनती है। इसके अलावा आपको अमीबा के बारे में ये याद रखना है कि अमीबा जो है वो अपना फूड सूडोपोडिया की हेल्प से जो है वो लेता है। सूडोपोडिया के बारे में आपने जानना होगा। सूडोपोडिया होता है जिसको हम नकली पैर बोलते हैं। मान लो कि अमीबा को कुछ खाना है, सपोज ये अमीबा है हमारा, यहाँ पे इसको कुछ खाने के लिए मिलता है तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी यहाँ से एक्सटेंड करनी शुरू कर देगी। इसकी बॉडी यहाँ से ऐसे फैल के इसको अपने अंदर ले लेगी, जिसके कारण इसी जो एक्सटेंडेड पार्ट होगा, इस वाले एक्सटेंडेड पार्ट को हम बोलते हैं कि वो सूडोपोड है। उसको जहाँ से खाने की ज़रूरत होती है, जहाँ उसको खाना चाहिए होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सपोज यही अमीबा है हमारे पास जो डायग्राम में दिया है, उसको खाने के लिए यहाँ पे कोई फूड मिलता है तो ये इस पार्ट को ऐसे बढ़ाना शुरू कर देगा और इसको फिर अपने अंदर खींच लेगा, और इस जो ये पार्ट इंक्रीज होता है इसको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, और ये प्रोजेक्शंस जो है ये सूडोपोड कहलाती हैं। इन्हीं एक्सटेंडेड प्रोजेक्शंस को हम सूडोपोड का मतलब होता है नकली पैर। तो अमीबा जो है वो अपना खाना सूडोपोड की हेल्प से लेता है, नकली पैर की हेल्प से जो है वो अपना खाना अपने इनटेक करता है, मतलब कि अपने अंदर लेके जाता है। उसके अलावा अमीबा के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि अमीबा भी की कोई भी शेप नहीं होती। अमीबा हैज नो शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे कि इसकी शेप कैसी है तो आपको बोलना है कि इसकी कोई शेप नहीं होती, इसकी शेप इर्रेगुलर होती है। ये बार बार अपनी शेप को चेंज करता रहता है, एक जैसी शेप नहीं रहती, बार बार इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। इसीलिए हम या तो ये कह सकते हैं कि इट हैज़ नो शेप, या हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ इर्रेगुलर शेप। उसके बाद पैरामीशियम के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो अपना खाना है ये इसके साइड पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, सीलिया, तो ये सीलिया की हेल्प से अपना फूड लेता है, और जो ये मूवमेंट जो है वो सीलिया की हेल्प से ही लेता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। शेप ऑफ सेल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।